हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेशन बेस्ड रहेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि पर्यावरण का आज हम सेशन कर रहे हैं। स्पेशल सेशन ये इसलिए है क्योंकि आज पर्टिकुलर हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कि किस तरीके से पर्यावरण व पारिस्थितिकी में वर्क होता है, क्या क्या करंट में अभी चल रहा है, मतलब अभी रिसेंट क्या क्या चीज़ें चल रही है पर्यावरण पर। जो अभी ये कोरोना आया हुआ है, कोविड-19 चल रहा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। तो ये चीज़ें किस तरीके से पर्यावरण के लिए हार्मफुल है या फिर पर्यावरण को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें करंट 2020 में कुछ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रिपोर्ट्स आई है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सी कंट्री ज़्यादा प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में होने वाली है। तो आई सजेस्ट यू कि आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर लगती है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसमें हम लोग कुछ स्ट्रेटेजी के पढ़ेंगे, लाइक कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कुछ संगठन हो गए जो कि आपसे पूछे जाते हैं, इवन आपके सिलेबस का ही टॉपिक है, तो वो सारी चीज़ें भी आज के सेशन में कवर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले पहली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पहली जो न्यूज़ है हमारे पास, 4 दशकों में, मतलब अभी तक के 4 दशकों में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। अभी कंपेयर करें पिछले 3 दशकों के साथ, और ये जो चौथा दशक अभी हमारा चल रहा है, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उत्सर्जन इस साल में किया गया है। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन इस साल के मई में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पॉल्यूशन अभी बहुत कम हो चुका है ड्यू टू कोविड-19। परिवहन बिल्कुल बंद है, उद्योग धंधे सब कुछ बिल्कुल बंद की तरह ही रखे हुए हैं। उसकी वजह से जो पॉल्यूटेड कंट्रीज, पॉल्यूटेड जो स्टेट थे हमारे, उनमें पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते कि ये न्यूज़ किसके द्वारा आई है। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, यानी कि CREA। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है, ये न्यूज़ किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, किस संगठन ने दी है। तो ये न्यूज़ दी गई है CREA के द्वारा। क्या इन्होंने बोला है कि सबसे 4 जो दशक है अभी तक में सबसे ज़्यादा जो CO2 है उसका उत्सर्जन मई में हुआ है। ठीक है, अप्रैल में ये 30% तक कम हो गया। अप्रैल मई की ये न्यूज़ है। अध्ययन यह भी कहता है कि तेल और गैस, कोयले के नवीनतम खपत में काफ़ी गिरावट आई है, काफ़ी कमी आई है। अभी तेल का उत्पादन, गैस का उत्पादन, पेट्रोलियम, कोयला, सभी का उत्पादन काफ़ी कम हो रहा है। यदि इसको पिछले ईयर से कंपेयर करें, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें, तो 2021 में 30 मिलियन तक इसका जो टन है, इसका व्यापार जो है वो कम हो गया है। मतलब एक उत्पादन बोल सकते हैं वो काफ़ी कम हो गया है। किसका? तेल, कोयला और गैस का। उसके बाद है जीवाश्म ईंधन का उपयोग। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो जीवाश्म ईंधन होता है, जो कच्चा माल जो प्रकृति से प्राप्त होता है, फिर उससे हम लोग पेट्रोलियम वगैरह ये सब बनाते हैं, निकालते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसी की वजह से CO2 जो है उसमें कमी आ रही है। देश में कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण मुख्य रूप से बिजली और परिवहन क्षेत्र के कारण होता है, और जीवाश्म ईंधन की खपत में गिरावट भी प्रदूषण की कमी के कारण ही आई है। अब ये जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग ही कम हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा व्हीकल यूज़ नहीं हो रहे, परिवहन के संसाधन और इतनी ज़्यादा आवश्यकता अभी नहीं पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ बंद है, तो इसकी खपत में भी काफ़ी गिरावट अभी महसूस की गई है। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ है। इसमें से क्या क्या चीज़ें आपके काम की, इवन सारी चीज़ें काम की, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इन 4 दशक में काफ़ी कम है। अप्रैल मई में यदि कंपेयर किया जाए तो 30% तक कम हो गया है। ठीक है, और सबसे अधिक गिरावट अभी देखी गई है। और किसके द्वारा ये न्यूज़ दी गई है? तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के द्वारा ये न्यूज़ दी गई है। ये चीज़ इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। और ये भी चीज़ कि जो जीवाश्म ईंधन है उनका प्रयोग अभी बहुत ही कम हो गया है, और जो कि प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण होता है, तो इसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो पॉल्यूशन भी कम हो चुका है। सेकेंड न्यूज़ है हमारे पास, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर 96 हो चुकी है। सेकेंड न्यूज़ क्या बोल रही है? सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर 96 हो चुकी है। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी समय से ये पता चल रहा था कि टाइगर्स की जो नंबर्स है वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। क्यों वो मर रहे हैं, क्यों ख़त्म हो रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न पता नहीं चल रहा था। तो अभी हाल ही में जो गणना इनकी की गई है उसमें ये चीज़ पता चला है कि संख्या कम होने की बजाय बढ़ रही है। तो ऐसी कौन सा तरीका, ऐसे कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज़ की गई थी, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बताती हूँ। सुंदरबन डेल्टा जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ठीक है, भारत में, और इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश की तरफ जाता है।
विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन है पश्चिम बंगाल वन विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार। मतलब जो पश्चिम बंगाल में जो वन है सुंदर वन, उसके अगर उन्होंने आंकड़े उन्होंने बताए हैं तो उन्होंने बोला है कि ये संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है। मतलब थोड़ी बड़ी है लेकिन ये काफ़ी एक बड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इन्होंने एक टेक्निक अपनाई थी। इनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये संख्या कम क्यों हो रही है, रीज़न क्या है। तो इन्होंने हर एक क्षेत्र में कैमरा स्थापित किया था ताकि हर टाइम इन पर निगरानी रखी जा सके। जो इनका बोल सकते हैं कि इनका जो एक शिकार होता है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। तो जो 4200 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र था उसमें पूरा सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं वो फिट किए गए थे ताकि इनके ऊपर निगरानी रखी सके। और एक बहुत अच्छा ही और एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आया कि संख्या कम नहीं हुई, लेकिन कम होने की बजाय वो संख्या में इंक्रीमेंट आया है। संख्या 88 से 96 हो गई है। ठीक है, एक अच्छी चीज़ ये हुई। अब हमसे पूछा जा सकता है मेनली कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या ये यूनेस्को में आता है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। तो सुंदरबन एक सार्वभौमिक महत्व है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, यह विश्व धरोहर में से एक है। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो इसका जो वन है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर ये बना हुआ है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का जब ये नदियाँ बहकर आती है तो उन बहने से अपने साथ जो भी गाद वगैरह लेकर आती है तो उससे एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है, वहां पर ये फैला हुआ है। ठीक है, अब ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, इसी से संबंधित है। तो ग्लोबल टाइगर फोरम जो है एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने में शामिल करता है। और भारत भी इसका एक हिस्सा है, भारत भी इसके अंतर्गत ही आता है। इसमें 97% आबादी कम हो चुकी है। मतलब ये क्या कंसीडर करते हैं कि बाघों की संख्या 97% तक कम हो चुकी है और लगभग उनके 94% उनके जो आवास स्थल है जहाँ पर वो रहते थे वो खत्म हो चुके इन द सेंस कि वहाँ पर अब मनुष्य रहने लग गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से वो जानवर पलायन कर चुके होंगे, अपने जगह को छोड़ चुके होंगे। तो इसको कम करने के लिए बाघों की, टाइगर की सुरक्षा के लिए इस तरीके का बनाया गया है, ग्लोबल टाइगर फोरम बनाई गई है। और न्यूज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर बाघों की संख्या घट रही थी, लेकिन जो पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आया उससे बाघों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती जा रही है। 88 से वो कितनी हो गई है, 96 हो चुकी है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ होती है। तीसरी न्यूज़ है हमारे पास 22 मार्च 2020 को देश में लगाए गए लॉकडाउन ने हवा की गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता में सुधार किया है। ये न्यूज़ किसके द्वारा दी गई है, सीपीसीबी के द्वारा दी गई है। क्या है सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये न्यूज़ दी गई है। इन्होंने क्या बोला है, जब भी लॉकडाउन हुआ था तो उसकी वजह से सब कुछ एक बंद सा ही, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आई है। इसके अनुसार इन्होंने बताया कि इनके अनुसार सीपीसीबी के अकॉर्डिंग जल निकायों में 40 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल प्रवेश करता है। जैसा कि अभी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ बंद है, मेले वगैरह जैसे नदियों के पास जो पॉल्यूशन हो सकता था, प्रदूषण हो सकता था, वो सारी चीज़ें बंद है। तो पानी की गुणवत्ता और हवा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आ चुका है। ठीक है, 22 मार्च से अभी आप देख लो मई चल रहा है, इसमें ही इतना सारा चेंजेस आ गया है। इसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि एक नदी के जल प्रदूषण को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। किसके अंतर्गत, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है कि कितना जल प्रदूषण हो रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने की एक टर्म है जिसे आप याद रख सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और क्या है इसके अंदर 1985 में उसके बाद से गंगा एक एक्शन प्लान बनाया गया था जिसमें गंगा और उसके आसपास का जहाँ जहाँ गंगा नदी बहती है तो वो गंगा नदी क्यों प्रदूषित हो रही है, इसके लिए कई कार्यक्रम और कई योजनाएं बनाई गई थी। और 2015 में सबसे बड़ी योजना बनाई गई थी जिसे नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कोविड-19 की वजह से यानी कि जो कोरोना वायरस चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से क्या एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आया है। तो सीपीसीबी के रियल टाइम मॉनिटरिंग डाटा के मुताबिक गंगा के 36 निगरानी बिंदु, मतलब 36 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए गए जहां पर चेक किया जाता है कि यहाँ पर गंगा प्रदूषित तो नहीं हो रही। उसमें से पता चला है 27 पॉइंट जो है, मतलब 27 अलग अलग जगह पर अभी बिल्कुल वो बोल सकते हैं कि स्वच्छ है, वहाँ पर अब कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, और वहाँ पर नदी का जो जल है, मतलब अभी पानी काफ़ी स्वच्छ हो चुका है, तो वन्य जीवों और मत्स्य पालन के लिए वो काफ़ी उपयुक्त है। तो इससे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो सीपीसीबी क्या है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है।
BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि पानी के अंदर यदि पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, वो प्रदूषित होती है तो उसको कैलकुलेट करता है, उसके बेसिस पर हम लोग उसकी मापते हैं कि कितना प्रदूषण है। 1985 से गंगा को स्वच्छ करने का कार्य चल रहा है। 2015 में नमामि गंगे योजना आई थी। कोविड-19 में जब देखा गया, कैलकुलेट किया गया, तो पता चला कि 26 में से 27 तो 1-2 महीने में ही स्वच्छ हो चुके हैं। कारण आपको पता है कारण क्या है, क्यों पानी स्वच्छ हो रहा है? क्योंकि जितनी भी गतिविधियां होती थी नदी घाट के आसपास, वो सारी रोक दी गई है। औद्योगिक गतिविधियां सब कुछ बंद है, इसलिए पानी वहां पर शुद्ध हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। C3C C3S यानी कि कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, C3 मतलब CCC, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो है, और CAMS, मेन हमारे लिए दोनों नाम याद रखना ज़रूरी है कि C3S क्या है, तो कोपरनिकस का C, क्लाइमेट का C और चेंज का C और S फॉर सर्विस, और CAMS ये क्या है, कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस ने पुष्टि की है कि ओजोन परत का छिद्र जो है, हम देखते हैं कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर जो रहता है उसमें ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में बना हुआ रहता है। अभी उसके अंदर जो छेद हो रहा था वो ऑलमोस्ट भर चुका है, ठीक हो गया है। तो अभी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से जो पॉल्यूशन कम हो रहा है उसकी वजह से वो छिद्र भर गया है। लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये आया है कि कुछ ऐसा अभी जलवायु परिवर्तन, पिछले साल आपने देखा होगा जो 2019-20 चल रहा है, काफ़ी जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा टाइम तक सर्दी आई है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बारिश हुई है, और इस बार जो तापमान था, गर्मी काफ़ी लंबे समय तक रही है। तो ये जो असामान्य जलवायु परिवर्तन हुआ है उसके कारण जो ओजोन परत का छिद्र भर गया है। ठीक है, तो यह छिद्र कहाँ पर है, तो आर्कटिक जो रीजन है उसके ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इस छिद्र का निर्माण असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण हुआ था और इन्हीं के कारण ये ठीक भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम ओजोन परत के बारे में देख लेते हैं। ओजोन परत जो है पृथ्वी के समताप मंडल में एक किस्म की ढाल है जो सूर्य के हानिकारक यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती है, उससे ह्यूमन की रक्षा करती है, पूरी पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसकी वजह से अभी जो ये चल रहा है, C3S और CAMS ने ये बताया है कि ओजोन परत का छिद्र अब खुद से ठीक हो गया है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। 22 अप्रैल 2020 की ये न्यूज़ है क्योंकि नासा ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया था, नासा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। ऐसे आपसे इसरो का पूछा जा सकता है, DRDO का पूछा जा सकता है, क्योंकि सभी पर्यावरण से ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही हैं। तभी जब अपन अंतरिक्ष विज्ञान स्टार्ट करेंगे तब अपन यही सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो नासा ने बताया है कि 2016 से यदि अपन कंपेयर करें 2019 को, तो औसतन 2020 में एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ सबसे कम रहा है। अब ये एरोसोल क्या होता है, एक बार पर्यावरण के हम लोग जब मॉक टेस्ट लगा रहे थे तब हमने डिस्कस भी किया था कि जब हवा में धूल के कण और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक धुंध, एक कोहरा टाइप, एक फॉग टाइप आ जाता है, उसे हम बोलते हैं एरोसोल्स। जो एरोसोल्स ऑप्टिकल डेप्थ होती है, ये एक चीज़ होती है जो कि कैलकुलेट करती है कि हवा के अंदर कितना प्रदूषण है। क्योंकि जब हवा में पॉल्यूशन होगा तो जो प्रकाश है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा, जैसे कि हवा में प्रकाश, लाइट ट्रैवल करता है। तो जितना ज़्यादा हवा के अंदर पॉल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा फॉग होगा, जितना ज़्यादा धूल के कण होंगे, उसकी वजह से प्रकाश की जो डेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या बताता है कि हवा में कितनी मात्रा में पॉल्यूशन मौजूद है। ठीक है, तो ये नासा ने रिपोर्ट बताई है कि अभी काफ़ी कम चल रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली का फॉग अभी बिल्कुल कम हो चुका है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ओरली बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। वायुमंडल में वायु में मौजूद कणों के द्वारा प्रकाश के अवशोषण को एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ कहा जाता है। जब एरोसोल सतह के पास होते हैं तो एक या उससे ऊपर की ऑप्टिकल डेप्थ धुंधली स्थितियों के सूचक होते हैं। मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम ऊपर की साइड, तो स्थिति मतलब कंडीशन थोड़ी धुंधली होती जाएगी। ओके, 2016 में यदि हम कंपेयर करें तो 0.7 था और अब 0.1 तक ये पहुंच गया। मतलब कितना कम हो गया है, 0.6 ये कम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अभी पॉल्यूशन काफ़ी कम हो रहा है। इस पैटर्न का अवलोकन किसके द्वारा किया जाता है, मॉडिस मॉडल के द्वारा किया गया है। क्योंकि अभी अभी बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो बहुत प्रोबेबल केसेस है कि हमारी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो मॉडिस है, मॉडिस का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये मॉडिस का फुल फॉर्म है। ठीक है, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होती है और ये कैसे कम हो रही है, क्योंकि उद्योगों वाहनों सभी बंद है तो पॉल्यूशन तो हो ही नहीं रहा है, पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है तो हवा पॉल्यूटेड हो ही नहीं रही है, हवा पॉल्यूटेड नहीं हो रही है, तो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ जो है काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कोविड-19 महामारी, जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसके कारण COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली थी, इसको बोल सकते हैं कि पोस्टपोन कर दिया गया, अभी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली आप सिर्फ इतना सा इसके अंदर याद रख सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण जो COP26 होने वाला था उसको रिजेक्ट कर दिया। ये करता क्या है, तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर देखता है कि कितना अभी तक वर्क कर लिया गया अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा और कितना और इसके अंदर चेंज करने की आवश्यकता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, UNCCC के द्वारा किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के द्वारा ये किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो इसकी वजह से COP26 को अभी स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 2014 से 2016 के बीच में भारत में 40% पर्यावरणीय अपराध राजस्थान से थे। मतलब यदि कंपेयर किया जाए जो 2018 में एक रिपोर्ट आई है उससे ये पता चला है कि टोटल 100% में से 40% पर्यावरणीय अपराध, चाहे वो वन्य जीव अपराध हो, किसी भी प्रकार के पर्यावरण से संबंधित अपराध हो, सबसे आगे सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है राजस्थान। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ नियम कानून बनाए गए लेकिन उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, राजस्थान में होते हैं। ठीक है, और इसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। रिपोर्ट में क्या बताया गया है, फॉरेस्ट रिजर्व की रिपोर्ट है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको पता है कहाँ पर है, दोनों ही राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया था कि 10 कोर जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर 5 मानसून के जो मौसम में इनको बंद नहीं किया गया था, आप इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि इनको मानसून के क्षेत्र में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर क्राइम बढ़ते गए और वो इतने बढ़ते गए कि पूरे अपन यदि माने पूरे कंट्री यानी कि पूरे इंडिया में यदि 100% होते हैं तो यहाँ पर 40% अकेले 10,000 में से आप मान लीजिए कि 4,000 के आसपास पर्यावरणीय अपराध कहाँ पर हुए, राजस्थान में ही हुए। 4,600 के आसपास क्राइम जो रिपोर्ट आती है पूरी, उसमें से 40% कहाँ पर हुए, राजस्थान में हुए। तो राजस्थान जो है पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी हार्मफुल हो चुका है। और इसमें मेन पूछा जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई, क्योंकि मेन तो यही रहता है, क्योंकि हर एक संस्थान अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो ये रिपोर्ट भारत के जो कैग हैं यानी कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं उनके द्वारा ये पेश की गई है। और कब 31 मार्च 2018 जब ये समाप्त होता है वर्ष, उसके अंत में ये रिपोर्ट पेश की गई थी। तो जिसमें पता चला है कि भारत में अकेले 40% पर्यावरणीय अपराध के मामले कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ओके, चलिए अब आपको पता है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अब आप सभी कमेंट करके बताएंगे यदि आपको पता है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इस साल जो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। चलिए तो अभी आप कमेंट करिएगा, फिर आप देखिए आप अपन इसको डिस्कस भी करते हैं। प्रतिवर्ष 3 मार्च को यह मनाया जाता है और 20 दिसंबर 2013 को यूनाइटेड नेशन जो है संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी महासभा हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया कि अब से हम लोग पूरा विश्व जो है 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाएगा। वन्य जीवों की सुरक्षा करने के लिए इसके लिए एक दिन डिसाइड किया गया है। अब इसमें देखो, इस दिवस को जंगली जीव और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन 1973 में वन्य जीव और वनस्पतियों की जो लुप्त प्राय प्रजातियों में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटी को अंगीकृत किया था। तो सिटीज़ को जब बनाया गया था 3 को, उसी के आधार पर डिसाइड कर लिया गया कि अब से हम हर 3 तारीख को ये मनाएंगे। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस मनाएंगे हर 3 मार्च को। अब इसका जो थीम था, जो कि मैंने आपको अभी कमेंट करने को बोला था, इसका थीम था पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना, सभी जीवन को बनाए रखना, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये थीम आप 5 स्टार लगाकर याद रखें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस चीज़ के। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ इसका थीम था।
2013 से स्टार्ट किया गया। और क्यों मनाते हैं तो 1973 में सिटीज़ को अंगीकृत किया गया था, सिटीज़ को बनाया गया था, इसीलिए ये डेट डिसाइड किया गया कि अब से हर दिन नहीं, हर साल 3 मार्च को हम लोग ये मनाएंगे। ओके, चलिए अब इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, वही चीज़ जो अपन देख चुके हैं। और सबसे पहले ये प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा गया था थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, थाईलैंड ने ये प्रस्ताव रखा था कि हमें ये दिवस मनाना चाहिए। ठीक है, थाईलैंड को हाथियों का देश कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ब्रूनोई को खोजी गई एक घोंगे की प्रजाति के नाम स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा है। आप सभी को पता होगा ग्रेटा थनबर्ग एक लड़की है, छोटी लड़की है जो स्कूल में पढ़ती है और पर्यावरण के प्रति काफ़ी एक्टिव है और इन्हें 2019 और 20 का नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2 साल से ग्रेटा थनबर्ग को ही मिल रहा है। ठीक है, तो अब उनके नाम पर एक जो घोंगा वाली प्रजाति होती है उसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। देखो ये नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है, क्रेस्पिडोट्रोपिक्स ग्रेटा थनबर्ग, ये उस लड़की का नाम है, उन लड़की का नाम है और इसी के नाम पर एक घोंगा प्रजाति है जो अभी अभी खोजी गई थी वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो रखा गया। आपको एक चीज़ और बताओ कि सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी एक मकड़ी का नाम रखा गया है। इस तरीके से जिसे जो सही लगता है, क्योंकि देखो जिसने खोज करी है उसे ये राइट होता है कि वो उसका नामकरण करे, तो जैसा इंसान चाहता है वैसा कर सकता है। इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, और इसी तरीके से इंडिया ने सचिन तेंदुलकर के नाम पर रख दिया है। देखो क्रेस्पिडोट्रोपिक्स ग्रेटा थनबर्ग भूमि घोंगा जो है की एक नई प्रजाति खोजी गई है। यह घोंगा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, सूखे वन क्षरण और तापमान वृद्धि पर संवेदनशील होने के लिए जाना जाता है। यह घोंगे के एक समूह के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे ग्रेस्टोप्रोट्स कहा जाता है, ग्रेस्टोप्रोट्स कहा जाता है और इसका नाम रखा गया है क्रेस्पिडोट्रोपिक्स, ताकि आपको पता चल जाए ये घोंगा है और किसके नाम पर रखा गया है, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ की है ग्रेटा थनबर्ग, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्वीडन की है, एक स्कूल में जाने वाली बच्ची है और इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा इनका डिटेल में आपको बता देती हूँ। पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी, हम लोग स्ट्राइक करते हैं ना, इन्होंने अपने देश के संसद भवन के पास जाकर, सामने जाकर काफ़ी समय तक स्ट्राइक भी करी थी ताकि सभी लोग अलर्ट हो सके पर्यावरण को लेकर। और इन्हें एक टेड टॉक्स जो हुआ था उसके अंदर भी बुलाया गया था। ये पर्यावरण को लेकर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, इसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, एशियन हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियन हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को CMS COP13 में लुप्त प्राय प्रवासी जाति के रूप में वर्गीकृत किया। लुप्त प्राय मतलब कि अब ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, तो इनका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्पेशल कानून नियम यहाँ पर बनाए गए। COP13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 13 जो हुई थी, इसका शुभंकर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण को रखा गया था। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर की गई है, 130 देशों ने इसे एक्सेप्ट भी किया है। एशियन हाथी की सबसे पहले अपन बात करें तो भारत में जो एशियन हाथी है इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे कानूनी संरक्षण प्रदान है। मतलब इसका अब हम लोग शिकार वगैरह कुछ नहीं कर सकते और शिकार करने पर बहुत ही ज़्यादा अपराध के रूप में इसे माना जाएगा और सजा दी जाएगी। ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें बंगाल फ्लोरिकन की, तो बंगाल फ्लोरिकन जो है प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण बंगाल फ्लोरिकन की आबादी दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो इससे भी ICUN के द्वारा एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के अंदर शामिल किया गया। एशियन हाथी हो गए, बंगाल फ्लोरिकन हो गया। तीसरा है ग्रेट भारतीय बस्टर्ड या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है अभी लगभग सिर्फ 150 बचे हुए हैं, तो इसे भी ICUN के द्वारा जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं, लुप्तप्राय जो प्रजाति होती है, उसके अंदर डाल दिया गया, एक संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया ताकि इसका कोई भी बोल सकते हैं कि एक शिकार न कर सके। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, बंगाल फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एशियन हाथी। आगे बात करते हैं, अंटार्कटिका में पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक का सबसे ज़्यादा 20.75 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है और अभी तक का सबसे गर्म तापमान ये है। इसके पहले ये तापमान जनवरी 1982 यानी कि 1982 में अंटार्कटिका में 18.3 का तापमान दर्ज किया गया था और यह अभी उससे भी ज़्यादा 20.75 है, क्योंकि आइस शीट जो है अंटार्कटिका में क्या है, पूरे बर्फ़ के ही
पहाड़ या आप मान सकते हैं कि बर्फ़ की शीट्स है, तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे पिघलती जा रही है। तो पिघलने की वजह से क्या हो रहा है, समुद्र का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। आप थोड़ा इसको चाहे तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। अंटार्कटिका में काफ़ी बर्फ़ की चादरें, आइस शीट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा 14 मिलियन वर्ग में फैला हुआ है, और जैसे कि बर्फ़ पिघलती है तो समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, और ये काफ़ी भयानक घटना हो सकती है अगर इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा। और एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि ये साल 2019 की तरह इवन मोर देन दैट काफ़ी ज़्यादा गर्मी अभी पड़ने वाली है, टेम्परेचर अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग जो नम भूमि होती है उसकी रक्षा करते हैं। और ये अपन पढ़ भी चुके हैं एक बार, रामसर कन्वेंशन जो कि ईरान में हुआ था, वहीं से हस्ताक्षर किए गए थे कि सभी को अपनी अपनी कंट्रीज़ में जो आर्द्र भूमि है, नम भूमि है, उसकी रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जंगल जो वन होते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारी आपदा वगैरह आती है उसको रोकने में, जो भी आपदा आती है, डिज़ास्टर होते हैं, उनको रोकने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस मनाने का, ताकि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं उसको हम मतलब एक लोगों को अवेयरनेस, लोगों के अंदर एक जागरूकता लेकर आ सकें, जो दलदल और मैंग्रोव है उसका महत्व लोगों को हम लोग बता सकें, ठीक है। अब इस आर्द्र भूमि का महत्व क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे आसपास नम भूमि है तो उसका हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो विश्व की 90% आपदाएं जल से संबंधित होती है, ठीक है, बाढ़ आना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसी से संबंधित होती है। तथा ये तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60% लोगों को बाढ़ अथवा सुनामी से प्रभावित करती है। आर्द्र भूमि एक प्रकार का प्राकृतिक व कुशल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। सिंक करना मतलब कि ये कार्बन को अवशोषित करने का कार्य करता है। जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, हमारे पेड़ों के द्वारा, तो उसी तरीके से ये जो आर्द्र भूमि है जहाँ पर काई वगैरह जो जमी हुई रहती है, तो ये भी कार्बन को सिंक करने का कार्य करती है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, उदाहरण के लिए दलदली काई भूमि के केवल 3% हिस्से में फैली हुई है, परंतु यह विश्व भर की सभी वनों के मुकाबले 2 गुनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रहती है। पूरे विश्व में अगर आप माने तो केवल 3% हिस्से में ये फैली हुई है, नम भूमि है, लेकिन वनों की कंपेयर यदि करें, वनों से यदि हम इसको कंपेयर करें तो उससे दुगनी मात्रा में ये कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। इसीलिए आर्द्र भूमि का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आर्द्र भूमि जलवायु संबंधी आपदाओं के विरुद्ध बफर के रूप में ये कार्य करती है, वही चीज़ें कि हमें बचाने का कार्य करती है। इससे जलवायु परिवर्तन जो अचानक से आपदाएं आती है उससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि आर्द्र भूमि के जो नष्ट होने की दर लगभग 1% है, मतलब आर्द्र भूमियाँ जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, जो वनों का जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो वनों की कटाई हो रही है, उससे काफ़ी ज़्यादा अधिक है। तो हमें इससे बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वनों से 2 गुना लाभ है, और लेकिन उनके वनों से खत्म होने की दर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए 2 फरवरी को सभी लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे यहाँ पर मनाया जाता है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर जो है रामसर, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर एक कन्वेंशन था, ठीक है। रामसर कन्वेंशन में एक हस्ताक्षर किए गए थे, एक MOU पर साइन किए गए थे, तभी से डिसाइड किया गया कि अब हमें आर्द्र भूमि की रक्षा करना हम सभी का दायित्व है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंडिया ने जारी की भारत की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, एक लिस्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि भारत के सबसे पॉल्यूटेड स्टेट कौन से हैं। ये एक NGO है जो कि कार्य करता है कि कौन सा स्टेट जो है, किसी भी बोल सकते हैं राज्य का, उसका कौन सा स्टेट जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आपको मैं लिस्ट बता देती हूँ। सबसे पहले आया झरिया का झारखंड, झारखंड का एक झरिया स्टेट है, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। दूसरा धनबाद है, तीसरा उत्तर प्रदेश का नोएडा है, और फोर्थ भी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। पिछले काफ़ी समय से गाजियाबाद ही फर्स्ट पर चल रहा था, लेकिन झारखंड ने उसे अभी पीछे छोड़ दिया है। झारखंड के 2 स्टेट झरिया और धनबाद काफ़ी प्रदूषित है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नोएडा, फोर्थ में गाजियाबाद, देन अहमदाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद और दिल्ली। ये टॉप 10 पॉल्यूटेड स्टेट आप बोल सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं,
एमपी के अलावा यदि आप और किसी स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमने बताया कि एक एनजीओ है, कौन सा एनजीओ, इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, ग्रीन पीस एनजीओ। ग्रीन पीस इंडिया एक एनजीओ है जिसने अभी टॉप 10 करंट स्टेट है उनकी सूची निकाली है जो काफ़ी पॉल्यूटेड है। ओके, तो चलिए आज के सेशन में हमने ये सारा पढ़ लिया, तो कुछ 5 मिनट हम लोग लेंगे, जितना भी अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि इतनी सारी जो नई नई न्यूज़ पढ़ी है इसको हम लोग भूल ना जाएं। ठीक है, स्टार्टिंग हमने CREA से करी थी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा ली गई है? CREA यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लियर एयर के द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई है, जिसमें इन्होंने बोला है कि 4 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक उत्सर्जन होता है काफ़ी कम होता है, 30 मिलियन टन तक ये उत्सर्जन गिर चुका है, क्योंकि हम लोग जीवाश्म ईंधन किसी का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूटेड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बेनिफिट देखने को मिला है। तो CREA आपको याद रखना है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, है ना। और इसके बाद सेकेंड न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की बढ़कर संख्या 96 हो गई है, 88 थी 96 हो गई है, क्योंकि क्या किया गया, 4200 जो एरिया था, किलोमीटर का जो एरिया था उसमें क्या कर दिया गया, कैमरा लगा दिया गया है। कहाँ पर है? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। सुंदरवन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पश्चिम बंगाल में कैसे फैला हुआ है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर ये बना हुआ है। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या करती है? एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि कार्य करती है कि किस प्रकार से ये जो टाइगर्स की संख्या कम होती जा रही है इसको रोका जाए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ हमने पढ़ी थी कि जो CPCB है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसने बताया है कि जो भी लॉकडाउन के चलते पर हवा की गुणवत्ता और जल की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। हर बार क्या होता है कि हर टाइम हम देखते हैं कि 40 मिलियन लीटर अपशिष्ट जल के अंदर डाल दिया जाता है, चाहे वो उद्योगों से निकलता हो, घरों से निकलता हो, लेकिन अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी अच्छा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। और इसके अंदर हमने BOD के बारे में ध्यान रखना था, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है, इसके आधार पर जल का प्रदूषण कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने देखना है 1985 जो है उसमें गंगा एक्शन प्लान आया था, और 2015 में नमामि गंगे योजना आई थी जो गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी उठाती है। कोविड-19 में 36 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से 27 पूरी तरीके से साफ है, जहाँ पर मत्स्य पालन, नदी का जल और वन्य जीवों सभी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, रीज़न आपको पता है कि क्यों ये प्रदूषण जो है अचानक से कम हो गया है, क्योंकि ये सारी गतिविधियां भी बंद हो चुकी है। नेक्स्ट न्यूज़ हमने देखी थी C3S यानी कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और CAMS यानी कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस की पुष्टि ने बताया है कि ओजोन परत का जो छेद है खुद से ही भर गया है। ठीक है, क्योंकि अभी जो जलवायु परिस्थितियों के कारण ओजोन परत में छेद आ गया था, और अभी जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसके कारण वो खुद से ही ठीक हो गया है। ओजोन परत क्या है? 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली UV रेज जो है उनसे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट न्यूज़ में आपको नासा का फुल फॉर्म याद रखना था, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने घोषणा करी है कि वायु प्रदूषण 20 साल के अभी तक सबसे निम्नतम स्तर या फिर लोअर लेवल पर पहुंच चुका है। बहुत कम एयर पॉल्यूशन अभी पिछले 20 साल में देखा गया है। इसमें नई चीज़ आपको ये देखनी थी कि एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या होता है। तो इसमें जो हवा की गुणवत्ता, हवा जो पॉल्यूटेड होती है उसके बारे में कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, जो पहले 1 था अब गिरकर कितना हो गया है, 0.7 तक चला गया, मतलब 0.6 का डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। और मॉडीज जो है उसके द्वारा ये मॉडल किया गया, इसका अवलोकन मॉडीज के द्वारा किया गया, विच इज़ मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ तो मैंने आपको बता ही दिया कि धूल भरी आंधी है, ये जो भी लगती है उसकी वजह से हवा पॉल्यूटेड हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट आसानी से ट्रैवल, प्रकाश जो आसानी से ट्रैवल नहीं कर सकता है, इसी को हम लोग एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आई थी, कोविड-19 महामारी के कारण COP26 जो होने वाली थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, और UNFCCC ने ये न्यूज़ दी है कि अभी हम लोग COP26 नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है 2014 से 16 के बीच में भारत में 40% पर्यावरणीय अपराध कहाँ के आए हैं, राजस्थान के देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर सही से नियमों का पालन नहीं किया गया। और ये रिपोर्ट केक से आई है, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है। ओके, और फॉरेस्ट रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरस्का टाइगर रिजर्व जो है जो कि राजस्थान में है।
नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। 2 फरवरी को वेटलैंड डे। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को ये डिसाइड किया गया था कि अब से 3 मार्च को हर कंट्री जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाएगी, ठीक है। और सिटीज़ का निर्माण हुआ था 1973 में। 3 मार्च को इसके लिए सिटीज़ के लिए इसी दिन ये मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था पृथ्वी पर वन्य जीव को बनाए रखना, यानी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, ये इसका थीम है। नेक्स्ट है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ब्रूनोई में जो खोजा गया एक घोंघा है उसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा है। एक पर्यावरण एक्टिविस्ट आप इसको बोल सकते हो, ग्रेटा थनबर्ग को। और ये जो है बोल सकते हैं क्रैस्पिडो ट्रॉपिक्स ग्रेटा थनबर्ग, ये घोंघे की प्रजाति है। ओके, मेन चीज़ ये वाली है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन हाथी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑफ बंगाल फ्लोरिकन जो है, इसे एक लुप्तप्राय प्रवासी प्रजाति के अंदर घोषित कर दिया गया है COP13 में। और COP13 का जो शुभंकर था वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण ही था। ओके, चलिए ये सारी न्यूज़ हमने पढ़ ली है। उसके बाद हमने देखा था अंटार्कटिका में पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी तक का 1982 के बाद अभी तक का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 1982 में 18.3 के आसपास था और अभी हो चुका है 20.75। जिससे क्या हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जो आइस शीट्स हैं वो पिघलती जाएगी, समुद्र का लेवल बढ़ता जाएगा, जो हमारे लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो दलदल भूमि जो है, जो काई वगैरह होती है, जो कार्बन को काफ़ी सिंक कर जाती है, तो इसकी सुरक्षा करने के लिए हम हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन जो है इसी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमने पढ़ी थी ग्रीन पीस इंडिया ने जारी की भारत की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले झरिया झारखंड, धनबाद झारखंड, देन नोएडा, गाजियाबाद, अहमदाबाद, बरेली, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और दिल्ली आते। ऑलमोस्ट सारे जो प्रदूषित शहर हैं वो यूपी से ही आ रहे हैं। 2 झारखंड के हैं, एक गुजरात का है, एक दिल्ली है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो आज के सेशन को अपन यहीं ओवर करें। 2020 में जो मोस्ट पर्यावरण से रिलेटेड करंट न्यूज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यदि आप चाहते हैं कि एक सेशन और इसके ऊपर लिया जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि कल इसी के ऊपर हम लोग एक सेशन और कंप्लीट कर लें, ठीक है। ताकि 2020 और 2019 में जितनी भी न्यूज़ आई है पर्यावरण से रिलेटेड वो एक ही सेशन, ये जो 2 सेशन है उसके अंदर कवर हो जाए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरीके का और भी यदि आप सेशन चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।